बोल्ड होता है। लेकिन हमारे पास एक और टाइप भी होता है। कौन सा टाइप होता है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग। कौन सा टाइप होता है? स्ट्रॉन्ग। अब इसमें देखते क्या होता है। नीली बोल्ड हो गया, फिर दोनों में तो काम सेम है ना, ये कैसे हुआ? मतलब जो काम बोल्ड हो रहा है वही स्ट्रॉन्ग से हो जाते हैं। इसका क्यों करा इन्होंने? क्या ये पागल ने बहुत पागल टाइम था? ऐसे लोग के लिए फिर दोबारा से घूम के वही बात आ जाती है कि अगर आप बोर्ड का टैग यूज़ करते हैं तो हो सकता है आपकी रैंकिंग में वो वेबसाइट ना कर सकते, लेकिन अगर आप टैग यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग का तो आपकी वेबसाइट कहाँ जाएगी? वो आपकी रैंकिंग में जाएगी आपकी वेबसाइट। ठीक है, इसी तरीके से जो है हमारे पास इटैलिक होता है। जल्दी से इटैलिक करके दिखाएं मुझे आप। आई अगर हम इटैलिक होंगे तो आई लिखेंगे, और अगर हमें इटैलिक हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है वो कोड उसमें जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? इन फेसेस EM यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दोनों काम क्या होगा हमारे पास? सेम होगा। यहाँ देखिए इटैलिक हो गया हमारे पास। ठीक हो गया? कोई सवाल है किसी का यहाँ पे? या फिर सेकंड तरीका क्या है कि हम अपना एमएड एप्लीकेशन यूज़ करें और एंटर करेंगे तो सब कुछ जनरेट होगा। लेकिन अभी हम बिल्कुल एकदम सिंपल रखते हैं और कुछ भी यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट अपने टैग्स का आते हैं। सबसे पहले इसमें हमें बताया कि टैग्स क्या होता है। टैग्स बताते हैं आपके ब्राउज़र को कि जो भी चीज़ आपने लिखी है उसको किस तरीके से रेंडर करना है या किस तरीके से डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 2+2=5 और इसको सेव करके अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा 2+2=5 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग की तरह प्रिंट हो तो मुझे ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि ये हेडिंग है। अब वो मैं किस तरीके से बताऊँगा? एक हेडिंग के हेडिंग के तरीके से, यानी मैं सबसे पहले एंकल ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा, फिर अपनी उसके बाद इसको क्लोज कर दूँगा। तो ये मेरा एक टैग है सिंपल। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो इस तरीके से शो होगा मेरे पास, क्योंकि जब भी मुझे किसी भी टैग को यूज़ करना है तो मुझे इन ब्रैकेट्स के अंदर उस टैग का नाम देना मस्ट है। जैसे मैं इस टैग इन दो ब्रैकेट्स के अंदर टैग का नाम दूंगा तो अब ये टैग्स अब यहाँ पर ब्राउज़र समझ जाएगा कि ये एक टैग्स नहीं है बल्कि एक टैग है। और जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो एक पैराग्राफ की तरह प्रिंट होगा। अगर यहीं पर मैं H1 कर देता हूँ तो यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी हेडिंग। H1 का मतलब H1 से लेके H6 तक होता है। इसका मतलब होता है कि आप उस हेडिंग को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। फॉर एग्जाम्पल आप सबने पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी हुई है। पाकिस्तान स्टडीज़ के एग्जाम में क्या होता है कि आपकी मेन हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर आप सबसे फेमस सवाल पाकिस्तान स्टडीज़ का होता है कायदे आज़म के 40 निकाल, उसमें सबसे ऊपर आप हेडिंग डालते हैं 40 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ब्लू कट मार्कर ब्लैक कट मार्कर से आप डालते हैं। उसके बाद फिर आप दूसरी हेडिंग डालते हैं, वो हेडिंग किस चीज़ की होती है? सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। अब वो हेडिंग छोटे साइज की होती है, आपने उस हेडिंग को कम इंपॉर्टेंस देनी है जो आपकी मेन हेडिंग है। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और लिख रहा हूँ 14 पॉइंट्स ऑफ कायदा आज़म, अब ये मेरी मेन हेडिंग है। मेरा जो सवाल है जो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ उसमें मेन हेडिंग है 14 पॉइंट्स ऑफ कायदा आज़म। अब इसमें मेरी एक सब हेडिंग है। अब उस सब हेडिंग में सब हेडिंग क्या है कि सिंध शुड बी। तो किस तरीके से ये जो चीज़ आपने लिखी है किस तरीके से स्क्रीन पे शो होगी, प्रिंट होगी, रेंडर होगी। उसके बाद हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, जब वेबसाइट इस तरह चल ही रही है तो फिर ये करने की क्या जरूरत है? इसके बारे में उसने भी बताया ये करने की क्या जरूरत है। जब वेबसाइट हमारी इस तरह काम कर रही है, यहाँ पर कुछ भी अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ चेक करते हैं कंसोल पे कोई एरर नहीं आ रहा, यहाँ पर ना कोई एरर आ रहा है ना कोई बिहेवियर चेंज हो रहा है वेबसाइट का, फिर भी हमें ये लिखने की क्या जरूरत है? ये सब अगर मैं यहाँ पर जाकर टाइटल दे दूँ और मैं इसको लिख देता हूँ कायदा आज़म,
रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कायद आज़म भी आ गया, तो मुझे टाइटल की हेड के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो जहाँ चाहे जो टैग इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर मुझे ये सब लिखने की क्या जरूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि ये एक स्टैंडर्ड है, जब भी आप काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। सेकंड, स्टैंडर्ड बना क्यों? क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें आपको एसईओ में काम आती हैं। और दूसरा, हमने क्वार्टर वन में चीज़ पढ़ी थी सेपरेशन ऑफ कंसर्न, यानी जो भी काम आपने करना है, जो भी काम जिसकी हम जब भी हम कोई फाइल या कंपोनेंट बनाएंगे तो हम उसमें सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितना हमें इस फाइल में करना था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फाइल बनाता हूँ, पूरी वेबसाइट एक ही फाइल में बना देता हूँ, होम पेज भी, अबाउट अस भी, सब कुछ एक ही फाइल में, तो इससे क्या होगा कि बाद में जब मैं कोई चेंजेस करूँगा तो बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाएगा। 5,000 6,000 7,000 लाइन्स का कोड लिखा हुआ और मैं सब कुछ एक ही फाइल में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, अबाउट अस की फाइल अलग बनाएंगे, कॉन्टैक्ट अस की फाइल अलग बनाएंगे, हर चीज़ को हम सिर्फ एक फाइल को इतना काम देते जितना उसको करना है, यानी अबाउट अस को सिर्फ अबाउट अस का काम देते। इसी तरह जब भी हम वेबसाइट पर जैसे हमने टाइटल प्रिंट किया या फिर हमने देखा मेटा के टैग्स प्रिंट किए, तो हमने क्या किया कि जो टैग्स जिस चीज़ के हैं हमने उनको उन्हीं टैग्स के अंदर लिखा, यानी टाइटल और मेटा ये सारा कॉन्टेंट किसका है, हेड का, तो हमें तो हेड में लिखेंगे जैसे। और एक पुरानी जनरल WWDC उसमें कहा जाता था कि यहाँ ये वाला जो आपको एरिया है ना, ये भी पूरा आपको एरिया है, लेकिन ये वाला जो पूरा एरिया है आपका, इस पर जो कायदा आज़म लिखा हुआ है, ये सारा एरिया आपका हेड है। और ये वाला जो आपका एरिया है, ये सारा एरिया जो आपके जो एड्रेस बार है वहाँ से नीचे शुरू होता है और नीचे तक आता है, बिल्कुल आपके टास्क बार है, ये सारा एरिया क्या है आपका बॉडी। जो चीज़ें आपके यूज़र को डिस्प्ले होंगी, जैसे कायदा आज़म आपके यूज़र को दिखेगा ना, लेकिन मेटा टैग आपके यूज़र को दिखेगा नहीं। तो जो चीज़ें आपके यूज़र को दिखेंगी, डिस्प्ले होंगी रन टाइम पे, वो सारी चीज़ें आप कहाँ लिखेंगे, बॉडी के अंदर। जो भी चीज़ें जो आपकी यहाँ पर आ जाए, आपके हेडिंग, आपके पैराग्राफ, आपके बोल्ड, वो चीज़ें सारा कोड ना, वो सारी चीज़ें आप अपने उसके बाद हमारे पास अब फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारा जो यूज़र है, अब मैं इसको वैसे लिख लेता हूँ, वापस से हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास अब मैंने क्या डिसाइड किया, टाइटल जो है वो हम हेड में लेके जा रहे हैं, और जो हेडिंग्स वगैरह ये सारी यूज़र को लिखेंगे, तो ये सारे हम कहाँ पर लिखेंगे, बॉडी में। ये सारा काम हमारा बॉडी में चलेगा। अब हमारे पास दो पेजेस हैं, एक पेज तो हमारे पास कायदा आज़म वाला, और सेकंड पेज हमारे पास कौन सा, तो हमारे पास दो पेज हैं, एक पेज हमारे पास बिल्कुल होम पेज है हमारा, और सेकंड पेज है हमारा कायदा आज़म। अगर हम चाहते हैं कि कोई इंडेक्स वाले पेज से होम पेज जो है हमारा पहले वाला पेज, HTML क्लास वाला पेज, इस पेज से आ जाए हमारे कायदा आज़म वाले पेज पे, तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट, एक ऐसा टेक्स्ट जो कि किसी दूसरे पेज से लिंक कर दे। तो हमें इन दोनों पेजेस के बीच में क्या बनाना पड़ेगा, लिंक बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाएंगे, वो देखिए। अच्छा, तो क्या कहता है स्टार्ट में, एंकर टैग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एंकर टैग। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें जो है बेसिकली कुछ क्या करना है कि जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया तो 5 to 6 पेजेस से होता है हमारा। अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, करियर का पेज होता है ना, और कौन कौन सा पेज होता है हमारा, गैलरी का पेज होता है, और टेस्टिमोनियल्स का पेज होता है, व्यू कार्ड का होता है, और इसके अलावा क्या होता है आपके पास कॉन्टैक्ट का सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, ये सारे पेजेस होते हैं, उसको देख भी लेंगे बेसिक से किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक एंकर टैग। ठीक है, तो एंकर टैग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमने सिंपल क्या यूज़ करना है,
ए यूज़ करना है। मैंने ए यूज़ किया, मैंने अभी से ए टाइप किया, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, बहुत सारे ऑप्शन आ गए जो कि इमेज ने मुझे प्रोवाइड किए हैं। वो कहता है कि ए यानी एंकर टैग ब्रांड भी कर सकते हैं आप, एंकर टैग का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, एंकर टैग का मेल यानी ईमेल एड्रेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, अब मैं ये सिंपल मैंने क्या किया, ए के ऊपर एंटर किया, करने के बाद मेरे पास क्या है यहाँ पे एशरेफ आ गया। एशरेफ क्या है ये मेरे पास हाइपरलिंक रेफरेंस है। एशरेफ मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस भी है, उसको एट्रीब्यूट भी कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, एट्रीब्यूट भी कहेंगे इसको हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा पेज देते हैं, अब यहाँ पे हम कौन सा वाला पेज देंगे। अगर मैं डॉट करके बैक स्लैश यूज़ करूँगी तो क्या होगा, मुझे डॉट यूज़ करके अगर बैक स्लैश यूज़ करके इसका मतलब ये कि मेरी करंट डायरेक्टरी में चलेगा। ठीक है, अब मेरी करंट कहाँ पर समान है, मेरे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, अगर मैं यहाँ वेबसाइट है, बाहर चेक करना भी है तो आ जाएगा। ये वाली वेबसाइट बनाएंगे हम, हाँ वो तो क्या डालूंगा, ये मैंने डायरेक्ट यूट्यूब से निकाली है। यूट्यूब में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था। के बाद समझे आप लोगों ने यहाँ पे कितनी ये 2 फाइल बनी है, आपने यहाँ कितने बनानी है, 3 फाइल बनानी है। इंडेक्स ऑफ एचटीएमएल के बाद अबाउट अस बनाना है, और कॉन्टैक्ट बनाना है, करियर का पेज बनाना है, और एक पेज कोई भी बनाना है टेस्टिमोनियल वगैरह का, ताकि पेज बना के 4 पेज बन जाएंगे। चारों पेज जो इंडेक्स ऑफ एचटीएमएल की फाइल में जाएंगे, और जाने के बाद फिर यहाँ से आप जो है यूज़ करते हुए उसको आप कनेक्ट करेंगे, और हर पेज में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये डाटा डाल दीजिएगा, फिर रिक्वेस्ट में थोड़ा थोड़ा डाल सकता है। ठीक है, इसलिए आपने साथ देना है, डॉट लगा के बैक स्लैश यूज़ करेंगे आप, तो आपके पास यहाँ साथ आ जाए कि आपने इस फाइल को कहाँ भेजना। मैंने इस फाइल का लिंक जो करवाना है, मैंने ये वाली फाइल ओपन करनी है फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा एट्रीब्यूट जो मैंने यूज़ किया, मैं टारगेट का यूज़ किया। टारगेट के थ्रू क्या होगा कि हम उसको बताएंगे तुमने सेम पेज को ओपन होना है या तुमने अलग पेज को ओपन होना है। अगर तो सेम पेज को ओपन होगा, सेम टैब होगी वो मेरी वेबसाइट या मेरी फाइल, तो वो हम सेल्फ यूज़ करेंगे। अगर हमें अलग पेज ओपन करने को हम क्या यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ करेंगे। ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा अरे सॉरी, अब यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप पेज। ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पे जाके लाइव फंक्शन जाके चेक करते हैं तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये क्या करेगा, जाके सेम पेज को ओपन करेगा या अगले पेज को ओपन करेगा। ये देखिए अगले टैब पे ओपन कर दिया। पहला टैग मेरा ये रहा, कायदे आज़म वाला। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, टैब पे सिलेक्ट करके ओपन कर दिया। आप लोगों ने यही काम करना है, जो अबाउट अस का पेज है वो भी अगर टैब ओपन ना होना चाहिए, आपका जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वो भी अलग से ओपन होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। किससे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेज। इमेज का टैग क्या होता है, यहाँ पर कोई स्पेस के लिए रखते हैं, लेकिन इमेज नहीं है। अगर मेरी इमेज के टैग से पहले मैंने इमेज का टैग हटा दिया तो स्पेस कम हो गया। मैंने इमेज का टैग लगाया, वैसे इसने इमेज के लिए स्पेस तो ली, जगह तो ली, तो एट्रीब्यूट का नाम है ना, मैं करूँगा जब भी मुझे किसी टैग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। टैग के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एट्रीब्यूट्स यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, एसआरसी की शॉर्ट फॉर्म है, सोर्स की शॉर्ट फॉर्म, यानी सोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो एसआरसी है। सोर्स में हम क्या देंगे, अपनी इमेज का एड्रेस देंगे। जैसे हमने एड्रेस में फाइल का एड्रेस दिया था या वेबसाइट का एड्रेस दिया था, इसी तरह हम सोर्स में इमेज का एड्रेस देंगे। हम गूगल से कोई इमेज उठा लेते हैं, और यहाँ से मैं कॉपी इमेज लिंक पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इमेज की लिंक आ जाएगी। और अब जब मैं
अपने एहसास में इस लिंक को पेस्ट करूँगा, मेरे पास आ जाने की इमेज है। अभी इमेज बहुत बड़ी इमेज है, अगर आप हम देखें जो फिल्टर से एट्रीब्यूट के लिए अभी लिंक बहुत बड़ी आ रही है, तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। सब लोग खामोश हुए और यहाँ पर उसको मैनेज करने के लिए इसकी बिल्कुल जो है हमारे हिसाब से वो नेक्स्ट वीक हाइट एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ऐसा ही है। 100 पी से दूर तो मेरी पिक्चर कैसे होगी? मैंने एक और एट्रीब्यूट यूज किया हाइट का, और मैं हाइट देती हूँ यहाँ पे 400 पिक्सल की, तो देखिए सेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि इनकी ब्रिक कम है और हाइट ज़्यादा है। लंबी हो गई है। हाँ, हम लोग परसेंटेज से भी इसको हम हाइट और वेट को कर सकते हैं और पिक्चर को भी कर सकते हैं। ये हमारे पास परसेंटेज ऐसे होते हैं, तो बेहतर तरीका ये है या तो पिक्चर से करने काम दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा ये है कि आपको रेशो पता होना चाहिए। रेशो पता होना चाहिए आपको, नहीं ऐसे में मसला नहीं आता, मसला आता है आपकी रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर। ठीक है, हाँ मीडियम में मसला, ठीक है। तो अब क्या हुआ कायदा नोट को मसला, ठीक है। इसका मतलब ये कि हम इसकी हाइट नहीं, और अगर हम इसकी हाइट नहीं देते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी पिक्चर जो है प्रॉपर, हाँ अगर हम वेट तो हाइट ऑटोमेटिकली हमारे पास कर होती है, एडजस्ट हो जाती है। हमें जरूरत नहीं हाइट होगी, ठीक है। तो ये भी जो है एक वो है, हाँ अभी किया सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अच्छा अभी के लिए ना हम लोग क्या कहते हैं एसईओ में इतना फोकस नहीं करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे सिर्फ अभी के लिए जो हमारी शुरू की 5 से कहते हैं उसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। अब रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है? जब भी आपने कोई वेबसाइट कंप्यूटर पे खोली है तो वो वेबसाइट आप मोबाइल पे खोलते हैं, अगर इसको शॉर्ट करने का तो मोबाइल पे भी वेबसाइट इसी तरह खुलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट कुछ अजीब तरीके से खुले, तो आपकी वेबसाइट जब मोबाइल पे खुले तो टेक्स्ट जो है स्क्रीन से बाहर जा रहा है, इमेज जो है स्क्रीन से बाहर जा रही है। अगर मैं यहाँ पर 10% रखता हूँ तो हम क्या, जब भी मैं इसको स्क्रीन से छोटा करूँगा तो ये स्क्रीन का 10% कवर करेगा। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी देखिए इसने स्क्रीन का 10% लिया तो 10% स्क्रीन को देखती है, यानी ये 100% मेरा, तो उसने विथ का 10% लिया। अगर ये फ़ोन पे जाएगा ना तो हम देखेंगे कि इमेज छोटी होती जा रही है, क्योंकि जितनी आपका इमेज साइज स्क्रीन साइज कम होता जा रहा है उतनी इमेज छोटी होती जा रही है। बोर्ड बहुत देर में तो देखिए जैसे जैसे मैं इसको छोटा करते जा रहा हूँ स्क्रीन साइज को, इमेज जो है इतनी छोटी होती जा रही है। ये बहुत स्लो रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। छोटी स्क्रीन में हमने देखा कि इमेज का ऐसा हो गया क्योंकि उस स्क्रीन का जो 100% देखती उस हिसाब से 10% सेट है, लेकिन इस स्क्रीन पे क्या है, अगर मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं यहाँ पर करूँगा 50% तो अब क्या होगा 50% विथ इसे मुझे इमेज लेनी चाहिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब ये इमेज जो है वो 50% स्क्रीन का साइज देगी, आधी स्क्रीन की विथ देगी। इसी को अगर मैं छोटा कर देता हूँ अब ये छोटी स्क्रीन का आधा % देगा,
तो ये इमेज जो है वो मोबाइल पर उसी हिसाब से फंक्शन करेगा। ठीक है, अभी छोटी स्क्रीन पर इतना बड़ा 50% नहीं लेगी, बल्कि छोटी स्क्रीन पर 50% लेगी। तो ये चीज़ परसेंटेज में काम करती है। लेकिन अगर नंबर में पिक्सल दे, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि 50 पिक्सल, आप 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स पे क्या होगा, ये 50 पिक्सल्स ही देगा। और अगर मैं स्क्रीन साइज को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर भी इसने 50 पिक्सल्स ही लिया। टेक्स्ट और थर्ड टेक्स्ट क्या हुआ, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर दो चीज़ें बनाई। पहले मैंने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा, दिस इज द पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। फिर मैंने दो स्पैन बनाए, पहले मैंने लिखा दिस इज सेकंड टैग, दिस इज थर्ड टेक्स्ट। अब जब मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा पैराग्राफ। जब मैंने नए टैग्स बना दिए, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 में एक ऑटोमेटिकली एक लाइन का गैप आ गया। हालांकि पूरा एरिया खाली पड़ा होता है, यहाँ पर मैं आराम से अनदर टेक्स्ट, अनदर पैराग्राफ लिख सकता था ना। लेकिन सेकंड पैराग्राफ कहाँ पर चला गया, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चला गया। लेकिन जब मैंने स्पैन बनाए, तो पहला स्पैन सेकंड टैक्स जो था वो सेम लाइन में आया, और थर्ड टैक्स भी कौन सी लाइन में आया, सेम लाइन में आया। इन दो एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स। पैराग्राफ जो है हमारे पास क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। क्यों ब्लॉक एलिमेंट है, उसके लाइन वो पूरी लाइन ऑक्यूपाई करेगा, चाहे उसकी विड्थ पूरी लाइन के बराबर हो या नहीं हो या ना हो। अगर मैं इसे स्पैन के ऊपर निकल आता, इमेज के बराबर, हम इमेज के बाद शुरू हो जाएगा ये, कि अब इमेज और स्पैन बराबर सेम लाइन में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इमेज जो है वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। इमेज सिर्फ उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करती है जितना उसको चाहिए, जितनी उसकी विड्थ है। बाकी सारे एरिया खाली रहता है, यानी इमेज को इतना एरिया चाहिए। इनलाइन हमारी जो इमेज है उसको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया चाहिए ना। ये एरिया हमारी इमेज का था, सिर्फ यहाँ तक। अब इसके आगे का जितना भी एरिया था वो खाली था, एम्प्टी स्पेस थी। तो हमारा स्पैन जो है वो इस एरिया में आ गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर पैराग्राफ यूज़ किया था, तो क्या हो रहा था, जब मैंने पैराग्राफ यूज़ किया था तो पैराग्राफ इस एरिया में नहीं आया जिस एरिया में स्पैन आया था, बल्कि वो नेक्स्ट लाइन में गया, क्योंकि पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है। जब भी आप पैराग्राफ तो क्या करें, आधा पैराग्राफ यहाँ पे लिख दो, पहले वाले पैराग्राफ में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पूरा ब्लॉक एलिमेंट से कवर किया। ठीक है, तो इन लाइन समझ में आ गया आपको किस तरीके से काम करते हैं इन लाइन। जो हमारा नैव बार होता है, नैव बार पता है ना क्या होता है, हेडर जो होता है वेबसाइट का, वो इन लाइन होते हैं या ब्लॉक होता है हमारा। वो सारे एलिमेंट एक साथ आ जाते हैं ना, लेकिन लाइन ब्लॉक में एक ही चीज़ होती है। फाइनल डिफरेंस है कि ब्लॉक होते हैं पूरी स्पेस होता है विड्थ की, और जो इनलाइन होता है सवाल ही इसी का यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। पीछे पीछे तो फॉर्म्स
इसको हमने अपने ब्राउजर में लोड कर दिया, बिल्कुल एक एम्प्टी फाइल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर हम एक टैग बनाते हैं, फॉर्म्स के लिए अपने टैग बनाते हैं, वो टैग है इनपुट। अच्छा, इनपुट किसे कहते हैं? यूजर्स इनपुट लेने के लिए ऐसी चीज़ जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि जो भी हमारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, जो भी यूज़र होगा वो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देगा या इनपुट देगा। तो इनपुट का मतलब होता है वो चीज़ जो आपकी एप्लीकेशन में बाहर से आती है, जो यूज़र आपको प्रोवाइड करेगा। तो उसमें कुछ भी लिखूँगा, तो अब यहाँ पर मैं कुछ लिख पा रहा हूँ, जो भी यूज़र हमारे स्क्रीन पर आएगा वो कुछ लिख पा रहा है इस बॉक्स के अंदर। तो ये हमारा इनपुट का बॉक्स है। इसके बाद हमारे पास है इनपुट में एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पासवर्ड लिख रहा है, आपने देखा होगा, अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे जाता हूँ और यहाँ पर इंस्टाग्राम पे अभी मैं यहाँ पर पासवर्ड लिखूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट्स की शक्ल में आएंगे पासवर्ड, है ना? क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, आपके आसपास में लोग बैठे हैं उनको पता नहीं होनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर ये डॉट्स की जगह में आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे अपने बॉक्स को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि जो भी वो यूज़र लिख रहा है इसको छुपाना है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है और वो है टाइप का। टाइप में मैं इसको बोलूँगा कि ये पासवर्ड है। जैसे मैं इसको पासवर्ड बोलूँगा और रिफ्रेश करूँगा, कुछ भी लिखूँगा तो क्या होगा? डॉट 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 में शो होगा, यानी वो इसे मुझे पता चल रहा है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ ये मुझे पता नहीं चल रहा। तो ये एक एट्रीब्यूट है। इसके अलावा आपने देखा कि जब मैं अपनी वेबसाइट लोड हुई, अभी एक बॉक्स आ रहा है, जब भी यूज़र इस बॉक्स को देखेगा उसको तो नहीं पता क्या करना है, बॉक्स को देख के किसी को पता चल रहा है क्या इनपुट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये पासवर्ड का बॉक्स है, किसी को पता चल रहा है पासवर्ड का बॉक्स, जब तक आप इसको लिखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये पासवर्ड का बॉक्स है। अब इसमें यहाँ पर लिखा आना चाहिए कि ये बॉक्स किस चीज़ का है, इसमें एंटर करना पासवर्ड है, एंटर है, क्या एंटर करना है इसमें। तो यहाँ पर मैं इसको दो तरीके, एक तो मैं यहाँ पर जो हमने लिखा सिंपल ये पैराग्राफ बनाए और लिखते हैं ये पासवर्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब पता लग रहा है कि ये पासवर्ड है। अब पासवर्ड अलग टाइम में इसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी हुई है कि एक नया टैग हुआ है हमारी H1 का भी लगाते हैं, लेबल H6 को का मतलब कि ये इनपुट, ये जो इनपुट है ये किस चीज़ के लिए, तो लेबल में भी क्या होगा, लेबल ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होगा कि अब यहाँ पर लेबल ने उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करी जितने पासवर्ड की पूरी लाइन को ऑक्यूपाई नहीं किया। जब हमारे पास पैराग्राफ था तो पैराग्राफ क्या कर रहा था, पूरी स्पेस लेके चलेगा, ब्लॉक एलिमेंट का पूरी स्पेस लेके चलेगा, इनपुट बॉक्स अलग लाइन में। लेकिन यहाँ पर जब हमने लेबल यूज किया तब क्या हुआ, इतनी स्पेस की जितनी पासवर्ड की लाइन थी बॉक्स में था उसी लाइन में, तो अब पता लग रहा है कि यहाँ पासवर्ड डालें। एक और तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पर प्लेस होल्डर देंगे। प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है, जो लिखेंगे वो अंदर लिखा हुआ आएगा। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि जब तक यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर आप किसी रेस्टोरेंट में आते हैं और वहाँ पर आपके दोस्त हैं दो, अब आपका दोस्त किसी काम से अभी पहुँचा नहीं है, तो आप क्या करते हैं उसकी सीट रिजर्व कर लेते हैं ना, कि जब तक मेरा दोस्त नहीं आता यहाँ पर कोई ना बैठे, उनके दोस्त नहीं। इसी तरह जब तक कोई यूज़र आपका कोई इनपुट नहीं देता है यहाँ पर, तब तक आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट के लिए जगह ऑक्यूपाई कर देंगे। यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखता हूँ, एंटर योर पासवर्ड। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ लिखना शुरू करूँगा एंटर योर पासवर्ड चलेगा, क्योंकि यहाँ इस तरह जैसे आपका दोस्त आएगा, जो भी आपने सामान उस चेयर पर रखा था आपने उठा दिया और आपका दोस्त बैठ गया। लेकिन अगर मैं प्लेस होल्डर की जगह वैल्यू दूंगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मैं इसको टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ दोबारा से। अब यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड लिखा आ रहा है, लेकिन अब जब मैं कुछ भी लिखूँगा तो एंटर योर पासवर्ड वैल्यू पर जाएगा और टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो वैल्यू किस तरह है कि जैसे आपका दोस्त आया और आपका बैग पड़ा हुआ और आपका दोस्त बैग के ऊपर बैठ गया, तो वैल्यू क्या है कि जो चीज़ वहाँ पर रखी हुई, जो भी चीज़ वहाँ पर थी वो भी रखी हुई है और नई इन्फॉर्मेशन भी आ गई। लेकिन प्लेस होल्डर किस तरह है,
जब तक वो चीज़, जब तक नई चीज़ नहीं आती तब तक के लिए वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो प्लेस होल्डर में जैसे मैं लिखूंगा एंटर में पासवर्ड गायब हो जाएगा और जो भी वो यूज़र टाइप कर रहा है वो आ जाएगा। उसका आप लोगों को लाजमी पढ़ना है, ठीक है। आपके जितने भी एमडी मशीन है, कंप्यूटर है, वही एमडी डॉक्यूमेंट तो अपने पास ये भी लिख लीजिए एमडी डॉक्यूमेंट तो पढ़ना है आपको। और सेकेंडली ये जो इनपुट का टैग है ना आपके पास, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है ना वो एटलीस्ट 21 22 एट्रीब्यूट्स का है। जैसे टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड हो गया, उसके अलावा ईमेल हो गया, चेक बॉक्स हो जाता है, और आपके पास कैलेंडर आ जाता है, डेट आ जाता है, टाइम आ जाता है, और बीच में सिलेक्शन आ जाती है, मंथ सिलेक्शन आ जाती है, सारी चीज़ें आपके पास फाइव एट्रीब्यूट के साथ अभी नहीं। वाला हमेशा प्लेस होल्डर इस तरीके से रहता है। इसके अंदर अभी और भी बहुत से एट्रीब्यूट्स है, लेकिन वेट है, मैक्सिमम लेंथ है। चीज़ है जो आपको सीखनी होगी कि जब भी आप फॉर्म बनाएंगे तो उसके लिए आप कौन सा टाइप यूज़ करेंगे, फॉर्म कौन सा टाइप यूज़ करेंगे आप, फॉर्म फॉर्म का टाइप यूज़ करेंगे। अच्छा, फॉर्म दो तरह के होते हैं, फॉर्म के साथ एक गेट होता है और सामने साथ एक क्या होता है, फॉर्म होता है। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे, हम फॉर्म वाला यूज़ करेंगे। जब भी हम फॉर्म यूज़ करेंगे साथ में वापस क्या लेकर आ गए यहाँ पे, एक्शन एक्शन लेकर आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब एक्शन का काम कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, एक्शन कब काम करता है, देखिए बेसिकली फॉर्म हम कब बना रहे होते हैं, जब हमें किसी भी वेबसाइट में लॉग इन लॉग आउट पेज बनाना होता है, ऐसे ही है ना। फॉर्म तभी समान होता है ना हमारे पास कि हमें किसी वेबसाइट में लॉग इन पेज बनाने में, लॉग आउट पेज बनाना, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम वाला जो पेज है ये बेसिकली क्या बना हुआ है, यहाँ पे फॉर्म के थ्रू तो बना हुआ है पेज आपके पास। देखिए प्लेस होल्डर लगा हुआ है, इसमें फॉर्म नंबर का एक इनपुट के बाद आपके पास लाइन आ गई, यहाँ पे एक जो है आपके पास ब्लॉक आ गया पासवर्ड का जो कि इनपुट से आया, एक आपके बटन आ गया, यहाँ पे बटन में आपने क्या किया, लॉगिन डाल दिया, और ये आपने जो है नीचे बता दें कि भाई ये काम है। तो ये बेसिकली फॉर्म है, फॉर्म हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट पे, लॉगिन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एक्शन का वर्ड है ना यहाँ पे, ये एक्शन का वर्ड तब यूज़ होता है जब हमारे पास कोई भी यूज़र डाटा डालेगा ना, किसी भी पासवर्ड डालेगा अपना या अपनी कोई भी अपनी एंट्री करेगा तो वो सारी जो है बैकेंड में चली जाएगी। बैकेंड यहाँ पे एक्शन में जो है आपको बैकेंड एड हो जाएगा, मतलब नॉर्मल टीवी बैकेंड में आपका या MySQL है या पोस्टग्रेस जो भी बैकेंड में यूज़ करें वो एक्शन के अंदर आप यूज़ करेंगे, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी कहाँ चली जाए आपके पास, बैकेंड से चले जाए। कौन सी इन्फॉर्मेशन, यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, समझ आई आप लोगों को। अभी फिलहाल हमें एक्शन क्या रहे या ना रहे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है। और ये जितना भी आपका सारा कोड है ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएंगी आपके पास, फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मजीद आप स्टोर करेंगे जो ऑलमोस्ट टाइम यहाँ पे जो है वो एंड होने वाले 8 मिनट पहले, तो इसको मजीद स्टोर कीजिएगा। असाइनमेंट जो है नेक्स्ट क्लास में होगी कि आपको ये वेब पेज बना के लेकर आना सिंपल है। अगर आप उसकी स्टाइलिंग कर देते हैं CSS के थ्रू या आप डायरेक्ट इनलाइन स्टाइलिंग भी कर लेते तो भी चलेगा। एक कोई भी वेब पेज कभी बनानी, सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम जो अभी 4 पेजेस बनाए लिंक वाले, इसी तरीके से 4 पेजेस बना के आपने वेबसाइट बनाई जो अभी आपने सीखा है आज, ठीक है। कौन कौन बना सकता है, हैंड रेज करें अपने।